प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ के अंतर्गत बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे, को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पड़ोस कल्चर हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हम सभी किसी न किसी के पड़ोसी हैं और हमारा देश भी किसी न किसी का पड़ोसी देश है। हमारा मोहल्ला भी किसी न किसी मोहल्ले का पड़ोसी है। तो पड़ोस कल्चर जो है वह हमारे देश में क्या पूरे संसार में हर जगह दिखलाई पड़ता है। यदि हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे रहें तो निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यदि पड़ोसियों से संबंध खराब हैं तो कभी भी हम संतुष्ट, सुखी, प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आपने पाठ के पहले भाग में यह पढ़ा कि लेखक कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदल सकती कि पड़ोसी का व्यवहार पड़ोसी के प्रति आजकल अच्छा नहीं रहने लगा है। आजकल हर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना घर कर गई है, इसीलिए वह कभी भी यह पसंद नहीं करता कि उसका पड़ोसी इतना सुखी चैन से क्यों है। ठीक है, और जहाँ तक महिलाओं की बात है, पुरुषों की बात है, पुरुष तो बाहर ही हाल चाल पूछ करके अपनी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान से भी संचालित होता है। इस तरह से आप इस भाग में देखेंगे कि कैसे महिलाएं अपना पड़ोस का संबंध चलाती हैं। तो चलिए देखते हैं। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। कोर कसर न छोड़ना मतलब किसी तरह से न चूकना। ठीक है, उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है। महिलाओं का जो संबंध होता है पड़ोसियों से, कभी चीनी मांग रही हैं, कभी चाय मांग रही हैं, तो इससे शुरू होता है और अंततोगत्वा एक दूसरे की साड़ी साल मांगने पर आकर टूटता है। कहते हैं कि हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है। सड़क का संबंध मतलब बस दूर दूर से ही दुआ सलाम हो रहा है। नज़दीक न तो पड़ोसी आना चाहते हैं और न ही लेखक जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी जिनके साथ सड़क का संबंध है, उनकी बेटी लेखक के घर में आई और हाथ में कुछ बंडल लिए हुई थी और आते आते दूर से ही उसने सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूस का साल वापस मंगाया है। अपन चकराए। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी कचरा आने जाने लगा। अपने बारे में कहते हैं कि हम पुरुषों का संबंध पड़ोसियों के साथ में उनके घर के पीछे या उनके घर के आगे कूड़ा फेंकने और बदले में कूड़ा फेंकने तक सीमित था, लेकिन महिलाओं के संबंध बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और वहाँ लेखक ने देखा कि उनकी जो पत्नी हैं उनके संबंध साल और तूस तक मांगने तक पहुँच गए, और ख़ासकर तूस का साल जो महंगी साल होती है, जो पहाड़ी बकरे का जो ऊन होता है उसी से बनती है। ठीक है, साल तो समझ में आता है पर यह तूस क्या भला है। कहते हैं कि साल तो समझ में आया, लेकिन तूस का साल स्पेशल क्यों है।
हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को साल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होना, गायब हो जाना। लेखक की पत्नी ने लड़की को यह कहा कि वे उनकी साल खुद पहुंचा आएंगी और तुम जाओ। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। इसके हाथ में, पत्नी के ध्यान में। मटमैला सा मतलब थोड़ा सा गंदा, गर्म कपड़े मतलब ऊन के कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का भाव, तो संतरास मतलब अत्यंत डर, डर के मारे कांप रही थी, भाव था। और स्वर में परेशानी थी। परेशानी क्यों थी? क्योंकि वो साल जिस तरह आई थी सही सलामत उस तरह थी नहीं, कुछ न कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया था। क्या डिफेक्ट था भाई? पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए साल पर चटनी के कुछ दाग लग गए। लेखक की पत्नी ने जो साल अपनी पड़ोस से मंगाए थे उस पर चटनी के दाग लग गए थे। शायद चटनी के दाग लगने की वजह से उन्हें ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा? लेखक को। किसने दिया? लेखक की पत्नी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि यदि चटनी के दाग उस पर लगे रहते तो पड़ोसी से उनके हो सकते हैं झगड़े भी शुरू हो जाते, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ड्राई क्लीन करवाना, सूखी धुलाई करवाना, ये जिम्मा दिए गया लेखक को। ठीक है, वह कमबख्त तूस का था। तूस मतलब पहाड़ी बकरे का ऊन, तो उससे साल बनी हुई थी, इसलिए उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। 150 की चोट लगना मैंने 150 रुपये खर्च होना। उस साल की सफाई में 150 रुपये खर्च हो गए। अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आ जाती हो, अर्थात खरीदने में इतना महंगा रहता होगा कि नाक कान तक कट जाती होगी, अर्थात बहुत पैसे खर्च होते रहे होंगे। बहरहाल पड़ोसन को तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। पड़ोसियों में ईर्ष्या, जलन, द्वेष, स्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसकी भी भावना होती है। पड़ोसी से आगे निकलने की होड़ भी होती है। हर पड़ोसी चाहता है कि वह अपने पड़ोसी से आगे रहे, किसी भी तरह उससे वह पीछे न रहे। ठीक है, तो लेखक के पड़ोसी की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। अब देखो, लेखक की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मैंने तो तूस की साल पर दाग ही लगाया था, लेकिन जब मैंने जब उनको चाय दी थी, अच्छी क्वालिटी की चाय दी थी, लेकिन जब उन्होंने वापस किया तो चाय का चूरा मुझे वापस पहुंचा दिया था। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्याज उधार में लिए थे और सड़े पिलपिले वापस कर दिए। तो ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध चलना होता है कुछ बिना बोले मन ही मन विचारों का युद्ध होना। ठीक है, शीत युद्ध वही होता है। महिलाओं में बातचीत बंद है, महिलाओं में बहुत जल्दी बातचीत बंद भी होती है, बहुत जल्दी शुरू भी हो जाती है। तो उनके बातचीत बंद करने या न बंद करने का कोई प्रश्न मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और मतलब कभी कभी लगातार कुछ दिनों तक बातचीत बंद रहती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है। तो उनकी बातचीत कब बंद हो रही है, कब शुरू हो रही है, ये हमें कुछ अनुमान नहीं लग पाता है। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। मतलब यह जो रुख होता है कुछ दिनों का होता है, इसके बाद इसमें परिवर्तन आ जाता है। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। जब कभी भी किसी वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है या हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम दोनों पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। अब केबल टीवी की बात करते हैं। जो डिश टीवी आपके घरों में लगी हुई है, उसे हम लोगों की जो पीढ़ी है इसके लिए बहुत नुकसानदेह बता रहे हैं। खासकर बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। नुकसानदेह क्यों है? इसका दुष्प्रभाव माने बुरा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है। उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर तो इसका बहुत असर पड़ता है, और लगातार टीवी में या गड़ाए रहने से उनकी नज़रें भी कमज़ोर हो जा रही हैं। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। अब सोचिए, एक और कह रहे हैं कि पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे हैं, हम वक्त और ज़रूरत तो उनके काम आते हैं, दूसरी ओर उनका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। पड़ोसी की केबल का तार काटने का क्या मतलब है, और उसे सही ठहराने का क्या मतलब है? लेखक कह रहे हैं कि हम लोग तार भी काट देते हैं, और तर्क यही देते हैं कि केबल टीवी जो है आजकल बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है, और इससे उनकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं और पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। इसलिए ये केबल टीवी ना ही रहे ज़्यादा अच्छा है। तो उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल, ऐसा हम ही नहीं करते। मतलब कहने का कि मैं ही केवल पड़ोसी की केबल को नहीं काटता हूँ, बल्कि पड़ोसी भी हमारी केबल टीवी के तार को काट देते हैं। आगे कहते हैं कि हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कैसे? कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है। अब सोचिए, एक और कहते हैं कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध हैं भी हमारे। दूसरी ओर कहते हैं कि जब कोई पड़ोसी के घर मेहमान आता है और उनसे पता पूछता है उनका, तो ये उसे भ्रमित करके किसी और मोहल्ले में भेज देते हैं। और ऐसा लेखक ही नहीं करते, बल्कि उनके पड़ोसी भी अच्छी तरह निभाते हैं। इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार वो कहते हैं कि वो हम तो इतने ही हैं, हमारे पड़ोसी इससे भी एक कदम आगे हैं। कैसे? कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने उसे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है। दिशा भ्रमित करना मतलब गलत रूट पे भेज देना, गलत दिशा में भेज देना। लेकिन लेखक के पड़ोसी तो इनके घर कई बार बिना जान पहचान के लोगों को उनके घर भेज देते हैं। अजनबी मतलब जिनकी जान पहचान ना हो, उनको इनके घर भेज देते हैं। और ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पड़ोस का जीवन दूभर होने का खतरा है। कहते हैं इससे अच्छा सहयोग, इससे बड़ा सौहार्द मतलब प्यार भरा माहौल। सहयोग जानते ही क्या हो सकता है। कुल मिलाकर के यह कहें कि इसे सहयोग कह सकते हैं, या सहानुभूति कह सकते हैं, या प्रेम संबंध कह सकते हैं। यह केवल व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें व्यंग किया गया है जो हकीकत से कोई संबंध नहीं रखता। लेखक कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कुछ लिख कुछ और रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि आजकल हर व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा की भावना बढ़ती जा रही है कि कोई किसी का भला नहीं चाहता। हर व्यक्ति दूसरों के आगे बढ़ने से ईर्ष्या रखता है। हर व्यक्ति दूसरों के सुख सुविधा से जलन रखता है, और शायद इसीलिए वह ऐसा करने का प्रयास करता है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है। कमर कसना, तैयार होना, ठीक है। अभी यह भी बहुत बड़ा व्यंग है। सरकार
के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करते हुए लेखक कहते हैं कि 50 जब यह पाठ लिखा गया होगा उसमें 50 वर्ष ही हुए होंगे प्रयास को लेकर के। तो 100वीं बार 50 वर्ष में सरकार ने मतलब हर साल में 2 बार भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन बनाने की कसम खाई जाती है, लेकिन हकीकत में कभी बनता नहीं है। हम पड़ोसी के घर हर नए दिवाली नए साल के मौके पर मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। जब भी पड़ोसी के घर से कोई मिठाई लेने जाता है तो हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि देखो सीबीआई रेड पड़ने वाली है, बच के जाना। मतलब इनका आरोप है कि पड़ोसी हमारे भ्रष्ट हैं, पड़ोसी का आरोप है कि लेखक भ्रष्ट हैं। कुल मिलाकर के दूसरे की कमाई पर भी बुरी निगाह डाली जाती है। अगर 1 नंबर की कमाई उनकी है तो उसे भी 2 नंबर की कमाई बताने में पड़ोसी चूकते नहीं हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। कुल मिलाकर के कहते हैं कि लेखक कि हमारा यह परम दुर्भाग्य है कि हमारा कार्य ही ऐसा है कि हमें कोई घूस देने नहीं आता। जिनका घूस लेने वाला पद है वो खूब घूस लेते हैं और खूब मलाई काटते हैं। अपन दुर्भाग्य से ऐसे पद पर हैं, ऐसे कार्य में हैं जहाँ 1 पैसे का भी इनको घूस कोई देने नहीं आता है। तो ये क्या जाने भ्रष्टाचार की कमाई कैसी होती है और किस तरह वो ली जाती है। अंतिम पैराग्राफ में लेखक बहुत बड़ी बात करते हैं और इस पाठ का निचोड़ प्रस्तुत कर देते हैं। हालांकि इस पाठ में हर जगह व्यंग ही व्यंग है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। कुल मिलाकर के जो व्यवहार, जो संबंध, जो परिस्थितियाँ जो दिखाई पड़ती हैं व्यक्तियों के पड़ोसियों के संबंध में, ठीक वही बात लेखक कह रहे हैं उन्हें देश के पड़ोसियों में दिखाई देती हैं। जो स्थिति हमारी व्यक्तियों की है वही स्थिति देश के पड़ोसियों की भी। हमारे पड़ोस में भी पाकिस्तान है, चाइना है, उससे हमारे कितने खराब संबंध हैं। वो पाकिस्तानी हो चाहे चाइनीज हो, हमें देखना नहीं चाहते, हमारी उन्नति से जलते हैं। वे हमेशा हमारा बुरा करने में लगे रहते हैं, हमारे खिलाफ आतंकवादी तैयार करते हैं, आतंकवादी हमले करवाते हैं, इससे हमारी आर्थिक क्षति हो और हमारे देश की संपत्ति का नुकसान हो, सामान्य जन लोग मारे जाएं, पुलिस प्रशासन सुरक्षा अधिकारियों का मतलब नाश हो। कुल मिलाकर के हमारे पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं, जिनका खामियाजा हमें लाखों करोड़ रुपए केवल सुरक्षा पर खर्च करने पड़ते हैं। यदि हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे होते तो हमारे देश के लाखों करोड़ रुपए बचते, जो कि आज सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। आपको हिस्ट्री में पढ़ाया, इसमें सिविक्स में पढ़ाया गया होगा कि व्यक्ति मिलकर के एक मोहल्ला बनाते हैं, कई मोहल्ले मिलकर के एक ज़िला बनाते हैं, कई ज़िलों को मिलाकर राज्य बनता है, कई राज्यों को मिलाकर देश बनता है। तो कुल मिलाकर के एक चेन गुथी हुई है। व्यक्तियों के समूह से ही देश की भी मतलब व्युत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, प्रेम सद्भावना तो बिल्कुल नहीं रखते, यह व्यंग कर रहे हैं लेखक, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी ये व्यंग है कि सद्भावना न रख कर बल्कि दुर्भावना रखते हैं और प्रेम न रख करके नफरत का भाव रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं। ठीक ऐसे भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ में यही संबंध है। वे हमें कतई देखना नहीं चाहते, उनका हमारे प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल मतलब सिद्धांत हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर पब्लिक मीटिंग में, सार्वजनिक तौर पर मतलब पब्लिक मीटिंग में यह वादा किया जाता है
कि नहीं, हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे ही रहेंगे, लेकिन रहते कभी भी नहीं हैं। यह दीगर है, दीगर मतलब अन्य। दूसरी बात है, यह दूसरी बात है कि कभी कभार सीमा क्षेत्रों पर आतंकवादी गोलीबारी कर लें। यह कमेंट है। एक और तो कहते हैं कि हमारे संबंध भी पड़ोसियों से बड़े अच्छे हैं, दूसरी ओर उस कमेंट को प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि हमारे पड़ोसी तो हमारे देश में आतंकवादी भेज करके गोलीबारी तक करवाते हैं, इतने अच्छे संबंध हैं। उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाते हैं। किसके जासूस? पड़ोसी देशों के जासूस। हमारे संबंध क्या संबंध? थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यह भी व्यंग है, यह भी कमेंट है कि बमबारी होती रहनी चाहिए। मतलब ऐसे पड़ोसी, ऐसे गलत बुरे पड़ोसी हमारे देश के हैं, हमारे देश में आतंकवादी भेज करके बम हमले करवाते हैं, गोलीबारी करवाते हैं, जिससे हमारा कितना नुकसान होता है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है जानने की जिज्ञासा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। आजकल हर व्यक्ति को किसी और से बहुत मतलब रहने लगा है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, उससे हम बहुत मतलब रखते हैं। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं। दूसरों की थाली में झांकने की जो आदत है बहुत ख़राब है। हमें कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भी जहाँ भी हों केवल अपने आप से मतलब रखें, अपने आप की परिस्थितियों से, अपने आप के लिए उपलब्ध सुविधाओं से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी और की थाली में झांकने, हमें किसी और के पहनावे को देखने और हमें किसी और के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ऐसा करके हम अपना अमन चैन तक लुटा देते हैं। अपनी तो आकांक्षा है, एक ही अभिलाषा है कि हमें पड़ोसी से इतना लगाव है कि वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाएं। मतलब कहने का, पड़ोसियों में संबंध अच्छे क्यों नहीं होते? पहल एक कोई नहीं करना चाहता, एक पहल करता है दूसरा पालन नहीं करता है, दूसरा पहल करता है तो अगला पालन नहीं करता, इसीलिए संबंध खराब के खराब ही रह जाते हैं। हर कोई अपने व्यवहार में यदि सुधार ले आए तो पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो देश के पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों। ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, यह कहावत कही जाती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा प्रयास कभी भी सफल नहीं होता। चाहे हम व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, संबंध दो पड़ोसियों के तभी अच्छे होंगे जब दोनों ओर से सकारात्मक प्रयास हो, व्यवहार में सुधार लाने का, संबंधों को सुधारने का। केवल एक व्यक्ति चाहे, एक देश चाहे कि नहीं हमारे संबंध अच्छे हों, तो वो कभी नहीं हो सकते। दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें, केवल तभी अमन चैन की स्थापना की जा सकती है और सुख शांति का जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से आज का यह पाठ समाप्त हुआ और शेष भाग के साथ हम फिर कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।